प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा विस्तार में। हमारी आज की कहानी अब भी नहीं है देर हुई भाग 8। माणिक आज अपना मनपसंद सूट पहनकर और अच्छा सा परफ्यूम लगाकर शादी के लिए दिए गए टाइम से बहुत पहले ही चर्च पहुंच गया है। कल ही वह डॉक्टर शरण के पास भी होकर आया है। डॉक्टर शरण उसके रिपोर्ट से बहुत खुश हैं। उन्होंने उसको इतनी अच्छी रिपोर्ट्स और रिकवरी के लिए बधाई भी दी थी। वह शादी पर तो आया था, पर जल्द से जल्द तारिणी को देखना चाहता था और मिलना चाहता था। वह आज तारिणी के सामने बैठकर उससे बातें कर पाएगा। इस ख्याल से ही वह बहुत खुश था और इंतजार की घड़ियां थी कि कट ही नहीं रही थी। वह बार बार चर्च में लगे हुए बड़े से घंटे की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यह पल ही नहीं आ रहा है कि जब वो तारिणी से मिल सके। शायद यह घंटा चल ही नहीं रहा है। आखिर उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से रूबी और तारिणी एक साथ बाहर निकली और चर्च की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। माणिक को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तारिणी नजर आ रही थी और कुछ भी नहीं। वह परियों की रानी से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी अपने शिफॉन के बेबी पिंक गाउन में। माणिक तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया था। आज वह पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और सुंदर दिखाई दे रही थी। तारिणी के चेहरे से जैसे खुशी बह कर बाहर आ रही थी। उसकी सारी खुशी और सुंदरता सिर्फ माणिक से मिलने के उत्साह से ही थी। रूबी के साथ वह उसे आगे पहुंचाकर, जहां फादर और जॉन उसका इंतजार कर रहे थे, वह माणिक की तरफ बढ़ जाती है। रूबी और जॉन दोनों ही अपने सफेद लिबास में सचमुच फरिश्तों जैसे लग रहे थे। किसी और की किसको पड़ी है? माणिक और तारिणी तो इंतजार कर रहे हैं एक कोना पकड़कर अपने दिल की बातें करने का। वह कोना उन्हें मिल गया और वह एक दूसरे के साथ वहां जाकर आराम से बैठ गए। यहाँ चर्च में होने वाली इस शादी में उन्हें अपने जानने वाला कोई भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि कॉलेज का कोई और दोस्त भी नहीं। यूं तो मेहमान बहुत ज्यादा थे। शायद इसीलिए रूबी ने कॉलेज से बहुत ही कम लोगों को बुलाया था। माणिक और तारिणी के लिए यह एक सौगात जैसा था। उस कोने में माणिक और तारिणी एक दूसरे से सच कर बैठे थे। दोनों को बहुत वक्त के बाद यह सुकून मिला था। कोई डर भी नहीं था, क्योंकि कोई दूर दूर तक उन्हें न जानता था और न ही पहचानता था। टेबल के नीचे से धीरे से माणिक ने तारिणी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तारिणी तो जैसे जन्नत में पहुंच गई। माणिक को ऐसा लगने लगा मानो आज वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। फिर दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की हर बात, जो शायद जमाने से अंदर दबी हुई थी, बतानी शुरू की। माणिक ने कहा, तारिणी, बस अब 2 ही महीने की बात है। लगभग 2 महीने के बाद डॉक्टर शरण का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा। हाँ माणिक, बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ मैं भी। तब हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रह पाएंगे। अंकल को बहुत अच्छा लगेगा मेरा सर्टिफिकेट देखकर। फिर वह अपनी बेटी की जिंदगी को मेरे साथ सुरक्षित मान पाएंगे। हाँ माणिक, पापा को पता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह पाती हूँ। बस उनकी यह चिंता दूर हो जाए तो उन्हें और कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ उनकी फिक्र। तारिणी, मैं बहुत जल्दी ही अपनी फैक्ट्री भी लगाऊंगा और अब तो हार्दिक भैया भी मेरे साथ हैं। फिर कुछ कुछ सोचते हुए उन दोनों की आंखों में रंगीन सपने झिलमिलाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और बातें करते गहरे प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कब उन दोनों ने एक दूसरे के होंठों पर होंठ रख दिए थे। शादी की सेरेमनी पूरी करने के बाद सब लोग नाश्ते की टेबल पर पहुंच चुके थे और वह दोनों हर चीज से बेखबर किसी और ही दुनिया में थे। रूबी ने ही किसी को भेजकर उन दोनों को अपने पास बुलाया था। जब वह उन्हें बुलाने पहुंचा, तब जाकर वे अपनी रंगीन दुनिया से इस दुनिया में वापस आए थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने रूबी और जॉन को बधाई दी। तब रूबी ने कहा, आ जाओ, हम नाश्ता एक साथ करेंगे। सबने मिलकर नाश्ता किया। माणिक और तारिणी तो बस नाम मात्र को ही उनके साथ बैठे थे। अभी भी वह एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डुबकियां ही लगा रहे थे।
रूबी और जॉन उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसीलिए कभी उनकी तरफ और कभी आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे थे। यह भी सोच रहे थे और समझ रहे थे कि अच्छा हुआ कि शादी के बहाने ही सही कम से कम दोनों को कुछ वक्त एक साथ मिल गया। नाश्ता इत्यादि करने के बाद सब लोग वहां से धीरे धीरे जाने लगे थे। अब बस रूबी और जॉन के घर के लोग ही रह गए थे। तब तारिणी ने मानिक से कहा, मानिक अब हमें भी चलना चाहिए। मानिक ने कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम जाओगी, तुम्हारा ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा होगा, मैं बाद में कैब लेकर चला जाऊंगा। ठीक है मानिक, मैं भी चलती हूँ, रुको मैं बाहर तक साथ आता हूँ। नहीं मानिक नहीं, ड्राइवर तुम्हें मेरे साथ घर पर देख चुका होगा तो। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है तारिणी, मैं समझ गया। इस तरह आज तारिणी और माणिक मिलकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। माणिक वापस घर पहुंचता है तो आते ही सबसे पहले नील से मिलता है। कुछ देर बैठकर मीनल दीदी से बात करता है। दीदी, आपकी बेंगलुरु की फ्लाइट कब की है? माणिक, जब नील 21 दिन का हो जाएगा तो मेरे ससुराल में एक छोटा सा हवन है जिसमें इसका नाम ग्रंथ से निकाला जाएगा। हमारे घर से भी सब लोगों को वहां बुलाया गया है, तुमको भी चलना होगा। फिर बस उस दिन से बेंगलुरु के लिए जो जरूरी सामान वगैरह है वह खरीद के पैकिंग शुरू कर देंगे। उसके एक हफ्ते के बाद ही हमारी फ्लाइट है। दीदी, माँ पिताजी को बताया आपने? मानिक, हवन के लिए तो मेरी सास ने मम्मी को फोन किया है, बाकी टिकट और कंफर्म होने के बाद हाथ में जब आ जाएगी तभी सबको बताऊंगी। वैसे थोड़ा बहुत अंदाजा तो है माँ और पापा को। ठीक है दीदी, मैं बहुत याद करूंगा आपको और खास करके इस छोटू नील को। कितना प्यारा और मासूम है ना दीदी ये। मानिक, तू भी बिल्कुल ऐसा ही था। मेरी और तेरी उम्र में पूरे 10 साल का अंतर है। मैंने देखा था तुझे जब तू बिल्कुल इतना सा था, बिल्कुल ऐसा सा ही था तब तू भी। सचमुच दीदी? हाँ मानिक। मानिक हैरानी जाहिर करता है। तभी हार्दिक भी अंदर आ जाता है। अरे भाई, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? ऐसे ही बचपन की बातें कर रहे थे। माँ और पापा कहाँ गए हैं दीदी? वे दोनों बाहर गए हैं। नील के पैदा होने पर जो हवन होगा उसमें कुछ लोगों को तोहफे वगैरह देने होंगे तो वे खरीदारी करने गए हैं। अच्छा दीदी, फिर मैं जाकर किचन में चाय बनाकर ले आऊं? वह पूछ ही रहा था कि इतने में चांदनी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। क्या बात है चांदनी, तू तो बड़ी जल्दी सब कुछ लेकर आ गई। हाँ दीदी, मैंने माणिक और हार्दिक भैया को आते हुए देख लिया था तो उसी समय चाय का पानी चढ़ा दिया और थोड़े ही समय में पापड़ और मुरमुरे भी तैयार कर लिए। घर पर तीनों भाई बहन बैठकर अपनी आगे की जिंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं, चाय इत्यादि भी पी रहे हैं। तो स्वाभाविक है माणिक की फैक्ट्री का जिक्र आना। हार्दिक, जो पास वाले इलाके में जमीन है वह लेने की सोच रहा हूं मैं अपनी फैक्ट्री के लिए। थोड़ी बहुत रकम मेरे पास थी, वह तो मैंने सोनल की शादी पर खर्च कर दी। तब हार्दिक ने कहा, मानिक लोन लेना पड़ेगा हमें। मुझे एक बैंक का मैनेजर बहुत अच्छे से जानता है, किसी दिन चलकर उससे बात कर लेते हैं। भाई, फिर भी शुरू में कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। मानिक, कुछ पैसे का इंतजाम मैंने कर लिया है तेरे लिए। देख, ऐसे कभी भी हम शुरू नहीं कर पाएंगे। बस कदम बढ़ा दिया है तो बढ़ा दिया, ज्यादा सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है हार्दिक भैया, तो फिर किसी और दिन क्यों, हम कल सुबह सबसे पहले बैंक मैनेजर से मिल लेते हैं, उसके बाद ऑफिस चले जाएंगे। ठीक है, यह सही रहेगा। मीनल, जो अब तक नील के ध्यान में मस्त हो गई थी, अचानक से उसे लगा जैसे कोई जरूरी बात उसने मिस कर दी है। वह पूछने लगी, ये किस जमीन की बात हो रही है? तब हार्दिक ने कहा, अभी मत पूछो, कल शाम तक आपको सारी खबर लाकर देंगे। आज इतवार तो निकल गया। अगले दिन सुबह 10 बजे दोनों भाई बैंक मैनेजर के सामने वाली कुर्सियों पर बैठे बात कर रहे हैं। जब उन्होंने उस जमीन के बारे में बात की तो बैंक मैनेजर ने छूटते ही कहा, भाई बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। एक फैक्ट्री बिल्कुल बनी बनाई बहुत ही कम कीमत पर मिल जाएगी। माणिक ने पूछा, वह कैसे? यह कोई हैं जो विदेश जाना चाहते हैं और लोन की रकम उनके पास है नहीं। वैसे तो वे बहुत अमीर हैं, पर इस वक्त अपनी सारी जमा पूंजी किसी विदेशी बिजनेस में लगा रहे हैं।
यह फैक्ट्री समझ लो कि आधे से भी बहुत कम दाम पर मिल जाएगी आपको। हमें कितने पैसे देने होंगे और क्या यह लोन हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा? माणिक ने पूछा। अरे इसी वक्त के लिए और इसी सब काम के लिए तो हम बैठे हैं ना यहाँ। माणिक ने कहा, वह एक बार फैक्ट्री देखना चाहता है। तब बैंक मैनेजर ने कहा, आप जब चाहें फैक्ट्री देख लीजिए, चाबी हमारे पास ही है। फिर माणिक और हार्दिक बैंक मैनेजर द्वारा उनके साथ भेजे हुए लड़के के साथ जाकर फैक्ट्री देखते हैं। माणिक को फैक्ट्री का डिजाइन बहुत पसंद आता है। वह हार्दिक से कहता है, हार्दिक भाई यह जगह मेरे काम के लिए बहुत अच्छी है। बहुत थोड़े से बदलाव के बाद मैं काम शुरू कर सकता हूँ। हार्दिक भाई अगर ये फैक्ट्री हमें मिल जाती है तो मुझे ऐसा लगेगा कि भगवान ने खास मेरे लिए ये अवसर दिया है। हाँ माणिक, यही तो वक्त है। कभी सब कुछ हमें कुछ पल में मिल जाता है और अपने आप मिल जाता है। कभी सालों ठोकरें खाने पर भी कुछ नहीं मिलता। यही बातें करते हुए दोनों वापस आकर बैंक मैनेजर से मिलते हैं। बहुत देर तक बैठकर मोल भाव और अग्रिम राशि, लोन वगैरह के बारे में सब बात करते हैं। मैनेजर उनको सब बताता है और यह भी बताता है कि आपको फैसला बहुत जल्दी लेना होगा क्योंकि बैंक को अपना पैसा जल्दी चाहिए। ठीक है, पर हमें एक दो दिन का वक्त चाहिए। तब बैंक मैनेजर ने कहा, इस बीच अगर कोई और आकर यह प्रॉपर्टी पसंद करता है और आपसे पहले पैसे देकर खरीदना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप पेशगी दे दीजिए तो फिर यह डील आपके नाम हो जाएगी। आपको तो कुल 9 लाख रुपए ही देने हैं, बाकी सब तो लोन हो जाएगा। माणिक अपनी तनख्वाह बताता है और हार्दिक अपनी। तब बैंक मैनेजर ने कहा, आप दोनों के ज्वाइंट नाम पर लोन होगा। अकेले किसी के नाम पर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि माणिक की तनख्वाह कम है और हार्दिक की नौकरी को भी बहुत ही कम समय हुआ है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप तो वैसे भी फैक्ट्री के लिए लोन का पता करने आए थे। उसके लिए मैं आपको बहुत जरूर मदद करूंगा। बैंक के नियम और कायदे तो मुझे भी मानने ही पड़ते हैं। तब माणिक ने हार्दिक से कहा, भाई कुछ अग्रिम राशि दे देते हैं। फैक्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी लोकेशन पर है। यहाँ से तो आउटलेट भी बहुत अच्छा चलेगा। तब हार्दिक उसको कहता है, रुक मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। वह बाहर आकर पापा को सब कुछ बताता है। पापा कहते हैं, बेटा यह लड़का सबसे छोटा होकर भी सबसे ज्यादा मेरे साथ खड़ा रहा है। अब वक्त आ गया है कि कुछ भी करके हम इसके इस सपने को पूरा करने में इसकी मदद करें। फिर पैसों इत्यादि के बारे में कुछ बात करता है। तब पापा कहते हैं, बेटा सब हो जाएगा, तुम बस अपने कदम बढ़ाओ। पापा की बात से हार्दिक का हौसला कई गुना बढ़ जाता है। वह वापस बैंक में आ जाता है। हार्दिक के अकाउंट में कुल 3 लाख रुपए थे, तो वह यह रकम अपने ऑनलाइन बैंकिंग से अग्रिम राशि के रूप में दे देता है। बैंक मैनेजर ने कहा, आपको 6 लाख रुपए और देने होंगे और बाकी रकम आपको लोन में मिल जाएगी। बैंक मैनेजर ने एक लड़के को बुलाकर उनके कागज इत्यादि बनवाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी थी। हार्दिक भाई, बाकी 6 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? मेरे खाते में तो सिर्फ 80,000 रुपए हैं और आपने पहले ही अपना सारा खाता खाली कर दिया है। माणिक, सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। हमने पहला कदम रख दिया है, धीरे धीरे हम सब कर लेंगे। उधर कागजों का काम चल रहा होता है, इधर दोनों भाई आगे की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। हार्दिक भाई, फैक्ट्री तो हाँ, अपने पास आ जाएगी, पर शुरू करने में काफी समय लग जाएगा क्योंकि अपनी तनख्वाह से तो हम लोन की किस्त ही भर पाएंगे। फिर कुछ पैसे जमा करके सब मशीन वगैरह लेने में तो टाइम लगेगा ही, या फिर उसके लिए अलग से लोन लें। माने कभी कुछ समय लेंगे, हम पूरा प्लान तैयार करेंगे, सब हो जाएगा। शाम के 5 बजे यह सब कुछ निपटाकर घर वापस पहुंचते हैं। आज दोनों ही ऑफिस जा ही नहीं पाए थे। आज उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा काम और एक नई शुरुआत हो गई थी। आज पापा भी ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने पापा को सब कुछ बताया। पापा ने कहा, और फिर शाम की चाय पर पापा ने घर के लोगों को यह सब कुछ बताया और घर के सब लोगों ने माणिक और हार्दिक को इस अचीवमेंट के लिए मुबारकबाद दी। माणिक ने क्रेडिट हार्दिक भाई को दिया, तब हार्दिक ने पीछे से पापा से प्राप्त सपोर्ट के बारे में सबको बताया। अभी यक्ष प्रश्न यह था,
6 लाख का इंतजाम और फिर मशीनरी और कच्चे माल के लिए पैसे का जुगाड़, यह कोई छोटी सी बात नहीं थी। पापा ने कहा 5 लाख रुपए वह एक सोसाइटी से लोन लेकर दे देंगे, तो उसके बाद वह 6 लाख की समस्या तो हल हो गई थी। अब काम शुरू करने से पहले थोड़ा इंतजार करना होगा। पापा, मैं अपने मालिक टंडन साहब से सलाह मांगूंगा। वे जानते हैं कि एक दिन अपनी फैक्ट्री मुझे बनाना है और यही मेरा सपना है। बड़े ही भले आदमी है, वे जरूर अच्छी सलाह देंगे। हाँ बेटा, जरूर बात करना। वैसे भी उन्होंने हमारे सुख दुख में और हमेशा समय पर लोन इत्यादि देकर बहुत सहयोग दिया है। हाँ जी पापा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपके साथ साथ उनसे भी आशीर्वाद लेकर काम शुरू करना चाहता हूँ। इस तरह सब लोग बातें कर रहे थे कि नील ने अचानक रोना शुरू कर दिया। तब चांदनी उसको उठाकर आंगन में घुमाने लेकर चली गई। तब बात का रुख पलटा और पापा ने मीनल से पूछा, बेटा, सब तोहफे तुमने देख लिए हैं ना? हाँ जी पापा, सब बहुत ही अच्छे हैं। वैसे भी मेरे सास ससुर के लिए आप कितना भी खर्च कर लेंगे, उनको कुछ और तो चाहिए ही होता है, तो आप ज्यादा मत सोचिए। अब तो कुल 20-21 ही दिन रह गए हैं मेरी बेंगलुरु फ्लाइट में, फिर थोड़ी राहत भरी हो जाएगी जिंदगी शायद। पापा कहते हैं ठीक है, चलो बेटा। उसके बाद फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। माँ और बाबूजी अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ बाबूजी से कहती है, आज मालविका से बात हुई थी। वह ज्यादा कुछ तो बता नहीं पाई कि डॉक्टर आभा ने उसको क्या बताया है। बस इतना कह रही थी, मम्मी आप अर्जुन से बात कर लो, वही आपको सब बता देंगे। अर्जुन से क्या बात करें और कैसे बात करें? जब कभी घर पर आएगा तभी तो बात हो पाएगी। लगता है डॉक्टर आभा ने उसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई, नहीं तो मालविका की आवाज इतनी बुझी हुई ना होती। मीनल से 3 साल पहले इनकी शादी हो गई थी, पर अभी तक भगवान ने औलाद का मुंह नहीं दिखाया। अरे अज्जू की माँ, दिल छोटा मत करो अपना। ईश्वर के रंगों का कोई पता नहीं है, कब किस पर मेहरबान हो जाए। देखो ना कितना अच्छा चल रहा है सब, और आगे भी सब ठीक होगा। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। अच्छा, मीनल को बेंगलुरु में घर सेटल करते वक्त कुछ मदद करनी होगी। वैसे तो दामाद जी को ज्वाइनिंग बोनस ही बहुत अच्छा मिल जाएगा, पर फिर भी हम अपनी तरफ से जो बन पाएगा करेंगे ही। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। पहले इनके घर के लोगों को तोहफे दे ही रहे हैं, फिर मीनल को भी कुछ देना चाहिए। मीनल को समझा देंगे कि अगर अभी एकदम कुछ ना दे पाए तो थोड़े समय बाद दे देंगे। अरे ऐसा कैसे कहेंगे, वह कोई मांग थोड़े ही रही है हमसे कुछ, और सब कुछ तो उसके सामने ही है। हमने अपने बच्चों से ज्यादा तो कभी अपनी किसी भी चीज को महत्व ही नहीं दिया, भले ही वह हमारे लिए कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। हाँ अज्जू की माँ, हमारे बच्चे खुश तो हम खुश, और हम ही क्या, सभी माँ बाप यही तो करते हैं अपने बच्चों के लिए। यह बातें करते हुए दोनों पति पत्नी साथ साथ ही तोहफों की पैकिंग भी कर देते हैं और हवन पर जाने के लिए कपड़े आदि भी तैयार कर रहे हैं। हार्दिक और माणिक को तो साथ चलना ही होगा। अपने अपने घर से सोनल, राघव, अर्जुन और मालविका भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मीनल के घर पर होने वाले हवन की तैयारी चल रही है। सब लोग अपने अपने तोहफे इत्यादि लेकर जाएंगे। देखते हैं वहां से उसके सास ससुर क्या कमेंट करते हैं, और आगे मीनल की यात्रा कैसे चलती है और माणिक की फैक्ट्री कैसे लगती है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अब भी नहीं है देर हुई भाग 8 यहाँ खत्म होता है। भाग 9 में जल्दी मिलेंगे, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे और मैं भी आप लोगों के लिए नई से नई कहानियां लाती रहूं। धन्यवाद दोस्तों।